नमस्कार। आज हम जिस विषय का बिंदुगत रूप से चर्चा यहाँ पे हम लोग साथ में मिलकर करेंगे वह है हमारा ऐतिहासिक शोध विधि, जो गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। ज़्यादातर लोग इस पे चर्चा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि सबको लगता है बस जितनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जितने हमारी पुराने शोध हैं, मतलब हमारे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना ही हमारा ऐतिहासिक शोध होता है। वास्तविकता यह है कि हम उसका मूल उद्देश्य समझ ही नहीं पाते। क्या कभी ऐसा कोई भविष्य हम ऐसी किसी भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं जिसका आधार सिर्फ जो उसकी तत्कालीन परिस्थितियां हैं वही हैं? क्या कभी भी हमारे जीवन पे हमारे भूतकाल का प्रभाव नहीं पड़ता? या क्या कभी भी हमें कुछ अपने अतीत से, हमारे इतिहास से सीखने की आवश्यकता नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें पूरी पूरी आवश्यकता है हमारे ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य हैं उनको वास्तविक ढंग से समझने की। और इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शोध विधि हमारी ऐतिहासिक शोध विधि है। हम ये कह सकते हैं कि गुणात्मक होने के साथ साथ इसमें बहुत सी गूढ़ जो विशेषताएं हैं वो छुपी हुई हैं। क्या हम कोई शोध की परिकल्पना ऐसे कर सकते हैं जिसमें हम संदर्भ ग्रंथ जो है उनका यूज़ न करते हों, या हम उस पे जो संबंधित साहित्य है उसका अध्ययन न करते हों? तो उसमें हम अध्ययन करते क्या हैं? हमारे जितने मात्रात्मक शोध भी हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जो गुणात्मकता है वो हमारी ऐतिहासिक या मतलब भूतकालीन जो परिस्थिति है वह होती है। तो जहाँ तक हमको इस विषय पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, जो इसके की पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं और हमारे जो मूलभूत जो उसके प्रश्न होते हैं हम उसमें बहुत माइन्यूट सी गलतियां कर जाते हैं, जिससे हमारे जो नंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो उन कुछ बिंदुगत जो तथ्य हैं जिनकी वजह से हमें इस विषय का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक शोध, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे इतिहास की या जो हमारी भूतकालीन परिस्थितियाँ हैं उसका शोध अध्ययन ऐतिहासिक शोध कहलाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शोध है वही एक व्यापक वर्ड है, हमारा व्यापक शब्द है, जिसका अगर हम अर्थ नहीं जानते तो हम शोध कर ही नहीं सकते। शोध का मुख्य उद्देश्य हमारी जो परिस्थितियां हैं उनकी जटिलताओं को सरल करने का, हमारी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का, हमारा जो ग्रोथ लेवल है, विकास है, उसको चौतरफा बढ़ाने का, कुछ नया प्रयोग करके इन्वेंशन करने का, ये सारे ही हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं शोध के। तो ऐतिहासिक शोध भी उससे अछूता नहीं है। और इसमें हम अगर इसको परिभाषित करें तो कुछ की टर्म को आप बिल्कुल बहुत ही सतर्कतापूर्वक ध्यान रखिएगा कि वर्तमान की समझ हेतु जो हमारी वर्तमान काल की परिस्थितियां हैं उसको समझने के लिए हम जो वैज्ञानिक जिज्ञासा से ओतप्रोत होकर जो कार्य करते हैं, अतीत के तथ्यों की सार्थकता का मूल्यांकन करके और व्यवहारिकतापूर्ण भविष्य सतर्कता को उसमें निहित करके जो शोध अध्ययन करते हैं उसको ऐतिहासिक शोध कह सकते हैं। इसके की टर्म जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो विभिन्न आपकी परिभाषाओं का निचोड़ आप मान सकते हैं। जैसे वर्तमान की समझ, जो अभी घटित हो रहा है उसको समझना, उसको वास्तव में ये हो क्यों रहा है, क्या इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे हम अगर बीमार हैं तो पहले तो हम दवाई खाना शुरू नहीं करते, हम उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं। निदान मतलब आप डायग्नोस करते हैं, तब उपचार करते हैं। तो निदान करने के लिए क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं हमारे ब्लड का, या अल्ट्रासाउंड करते हैं, या अन्य भी विधियां हम यूज़ करते हैं। वैसा ही निदान शोध भी है।
शोध वो निदान और भविष्य के लिए उपचार देने वाला एक प्रक्रम है जो हमें समस्याओं से छुटकारा देने के पथ पे अग्रसर कराता है। यहाँ पे हम जो वर्तमान की परिस्थिति है, वर्तमान की समस्याएं हैं, वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, उसको समझने के लिए और उसकी जो समस्या है उसके समाधान हेतु अतीत से जो हमारे तथ्य हैं या उससे संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप घटित हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, जो भी प्रक्रम हमारे भविष्य को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक मतलब आप सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी उठाएं और कहीं भी रख दें। ये ऐतिहासिक शोध बिल्कुल नहीं। यह भी उसी प्रकार एक संगठित व्यवस्था है शोध की, जिसमें हम जो हमारे पुराने तथ्य हैं, पुराने जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारे जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं, उसका अध्ययन हम करके अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ भविष्य में ऐसी कोई समस्याएं खड़ी ना हो या भविष्य में इसका सकारात्मक परिणाम हो, इसके लिए अध्ययन करते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक शोध का व्यापक परिप्रेक्ष्य है जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। जब तक हम ऐतिहासिक शोध के महत्व को नहीं जानते, हम ना तो कोई वर्तमान में वर्णनात्मक शोध को कर सकते हैं और ना ही हम कोई प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें जो हमारी कमियां होती हैं, जो उसमें हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो हमसे कहते हैं चूक हो गई, उस चूक को ना होने देने के लिए हमको पीछे से सीखना ही है। एक तरह से ये माने कि जो इतिहास है वो हमारी गार्जियन से, मतलब जो ऐतिहासिक ज्ञान है वो हमारे गार्जियन ज्ञान है। मतलब अगर जब तक हम उनसे सीखेंगे नहीं तो हम वर्तमान में, ठीक है हमारे पास बहुत क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करेंगे। बिना अनुभव के कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ये आपको पता है। और वो अनुभव हमको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ही देता है। इसीलिए इतिहास में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा गया है अध्ययन के लिए भी, और शोध में भी ऐतिहासिक शोध को बहुत ही महत्व दिया गया। जबकि इसको वो ये बोलते हैं कि लिटरेचर है, इसमें जो भी है लिख दो बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको भी वैज्ञानिक तरीके से जब तक अध्ययन नहीं करते तो ऐतिहासिक शोध के जो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। शायद यही कमियां हैं जिसके वजह से आज भी हम सही मायने में पूछे तो शोध का जो परिणाम निकलता है उसको व्यवहारिक रूप से लागू नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी चीज़ को कम और किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि सबका अपना अपना स्थान है और सबको हमको बराबर रूप से महत्व देना चाहिए। और जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम साइंस के हैं तो हमको जो हमारे सोशल सब्जेक्ट हैं उनको महत्व देना आवश्यक है, और हम सोशल के स्टूडेंट हैं तो हमको साइंस को भी महत्व देना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि जब तक हम मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं होंगे तो हम व्यापक रूप से भूमंडलीकृत ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। तो ये परिप्रेक्ष्य रहा हमारा ऐतिहासिक शोध का। अब जो इसके की पॉइंट्स हैं हम उस पर ध्यान देंगे। तो की पॉइंट्स में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, एक तो होते हैं कि ऐतिहासिक जो शोध हम करते हैं तो हम करते कैसे हैं। तो वो करने का जो मेन बेस है वो हमारा शोध है, जहाँ से हम जो सोर्सेज जहाँ से हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। तो सीधे सीधे बोलें कि जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हमको उसके बारे में सब कुछ बता दे लगभग, उसको हम प्राइमरी स्रोत कह सकते हैं, प्राथमिक स्रोत कह सकते हैं। जैसे जिसने कुछ देखा हो, कोई घटना घटित हुई हो और वैसे का वैसा वो बता दे, या जो हमारे उस समय के तत्कालिक प्रमाणिक ग्रंथ हो और मतलब ऐतिहासिक तथ्य हों जो एग्जैक्टली सही, जैसे उस समय के चलने वाले जो हमारे सिक्के, ताम्रपत्र पे लिखे हुए, स्तंभों पे लिखी हुई लिपियाँ, विभिन्न लिपियों में लिखे गए जो ज्ञान होंगे उसको हम प्रमाणिक मान सकते हैं।
द्वितीयक स्रोत वो हैं जो प्रमाणिक पे आश्रित होते हैं और प्रमाणिक के आधार पर उसको न देखने वाले उसको अपनी भाषा में, अपने दार्शनिक रूप में वो मतलब परिभाषित करते हैं। तो वो सारे स्रोत हमारे द्वितीयक स्रोत होते हैं। अब अगर हम बात करें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की, तो जो की पॉइंट्स हैं मैं उसको रिवाइज करना चाहूँगी यहाँ पे। तो जो प्राथमिक स्रोत है उसमें हमारे मौलिक अभिलेख आते हैं। मौलिक अभिलेख से तात्पर्य, मौलिक अभिलेख एक है जो उस समय के प्रमाणिक सत्य एवं मतलब वस्तुनिष्ठ रूप से जो हमारे अभिलेख या ग्रंथ होते हैं। अब पहले ताम्रपत्रों पे लिखते थे और भी कई चीज़ें थी उस समय की, जो पांडुलिपियाँ होती थी, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो उन सब को भी हम प्राथमिक स्रोत में रख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा दूसरा है प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी जिसने उस घटना को सही सही सामने से देखा। हम किसी पे की बात पे कोई कह दे कि हाँ मैंने ये देखा, तो नहीं मान सकते। वो उस काल का होना चाहिए, उसका जो जन्म का पीरियड है, जन्म मृत्यु का, उस काल से संबंधित होना चाहिए और उसके द्वारा कहे गए ग्रंथों पे और एक प्रकार से हम मतलब भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद अलग बात है कि उसकी आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता का हम आकलन करते हैं, लेकिन उसको हम प्राथमिक स्रोत में रखते हैं। उसके अलावा इसके बाद जो घोषणा पत्र, ताम्रपत्र और संगठन बैठक, जैसे कि कोई सभा है उसमें जो कोई आदेश पारित किया गया कि नहीं नहीं ये चीज़ होनी है। अब जैसे जैसे हम अभी की बात करें तो अभी तो हम उस पीरियड में नहीं है जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ, लेकिन वो जो सभा हुई, जो उसमें जो निष्कर्ष निकाले गए या संविधान बना, जो ग्रंथ बना, तो और भी चीज़ें ऐसे पूर्व में भी जो हुई, ये सारी भी हमारी प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत रखी जा सकती है। इसके अलावा जो न्यायालय होते थे, उनके जो उन्होंने जो ऑर्डर पास किया होता था, चाहे ये हमारे अभी तत्कालीन जो न्यायालय की प्रथा है इसको बात करें, या उस समय की तत्कालिक जो न्याय प्रणाली थी उसकी बात करें, अनुमति पत्र, विज्ञापन, जैसे इश्तिहार निकलते थे, विज्ञापन अभी भी है। जैसे कोई आपको वैकेंसी की देखेंगे या किसी चीज़ का, तो इश्तिहार में निकलता है, तो जो ऑथेंटिक होता है उसको भी हम प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा दैनदंती, भग्नावशेष, आत्म इश्तिहार, मतलब जो खुद से भी इश्तिहार निकालता है उसको भी, रसीद, उस समय की सिक्के और जो मतलब खंडहर, अवशेष और समाचार पत्र, चरित्र चित्रण, ये सब हमारे प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा चरित्र चित्रण भी समकालिक होना चाहिए, जिसने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसके अलावा जो भी हमारे स्रोत होते हैं उनको द्वितीयक स्रोत में हम रख सकते हैं। मतलब प्राथमिक स्रोतों को छोड़कर अन्य स्रोत जो उस पर आश्रित हैं, जिसने नहीं देखा उसने व्याख्या की, इन सारी स्रोतों को हम द्वितीयक स्रोत में रखते हैं। अगर द्वितीयक स्रोत की बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक कोई हो, संदर्भ पुस्तक हो, या लोक कथा हो, पौराणिक आख्यान हो, उपाख्यान हो, कोई शोध हुआ हो या समालोचना हो, विवेचना हो, इन सब को हम द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करें। तो हम प्राथमिक स्रोतों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई घटनाओं के प्राथमिक जो स्रोत हैं उनकी अल्पता होती है, तो हमें द्वितीय स्रोतों पे भी डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन उससे जो उसकी मौलिकता मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो विश्वसनीयता है, जो वैधता है शोध की, वो उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन हाँ, हम ऐसा नहीं है कि उसी काल में हो तभी उसकी अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। कई ऐसे भी विद्वान हैं कि उस समय समकालिक उतने अच्छे व्याख्यान नहीं हो पाते थे, समालोचना नहीं हो पाती थी, तो आगे के कालों के जो विद्वान थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको समालोचना उसकी की, उसका व्याख्यान किया। जैसे हम एग्जाम्पल ले
रामायण जो थी वो समकालिक जो तथ्य थे, शोध था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि उस समय थे। लेकिन रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के, जो कि अकबर के काल में थे, उस समय नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी बहुत ही अच्छे से व्याख्या की। तो है तो ये द्वितीयक स्रोत में रख सकते हैं, लेकिन हम इसकी जब मौलिकता देखते हैं और व्याख्यान की क्षमता, तो हम कभी कभी मतलब इस लेवल का है कि उस समय समकालिक भी स्रोत उतने मतलब सक्षम नहीं थे इतने सुंदर व्याख्यान के लिए। तो इसी प्रकार से हमारे जो दो स्रोत है वो प्राथमिक और द्वितीयक। अब जो अनदर की पॉइंट्स हैं ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल जो हमारी रिसर्च है, वो है हमारा आलोचना। आलोचना यही नहीं होता कि हम किसी चीज़ की बुराई करें। हम यहाँ आलोचना से संबंध जो हमारा तात्पर्य है वो समालोचना से। समालोचना में गुण और अवगुण दोनों देखे जाते हैं, और बिना किसी समालोचना के कोई भी चीज़ परिष्कृत, जैसे क्या परिष्कृत नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं कि सोना जब तक तपाया नहीं जाता तब तक वो खरा नहीं हो सकता। हो सकता है वो शुद्ध सोना हो, लेकिन एक उसकी कसौटी, तो वो कसौटी जो है वो हमारी समालोचना है, और शोध में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे भी कोई आया कुछ भी कह दिया, हमने मान लिया और उस पर हमने उसी के हिसाब से रिसर्च कर डाली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम सही हो। इसलिए समालोचना की आवश्यकता होती है। ये ऐतिहासिक शोध के जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, उसको और हाई लेवल पे ले जाता है। तो समालोचना भी दो प्रकार की होती है। समालोचना की बात करें तो आंतरिक और बाह्य। अब जैसे हम किसी पर्सन से मिलते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं, हमने उसको देखा, एक बार देखा, उससे मिले और हमने उसकी व्याख्या कर दी, या हमने उसको देखा, उससे बात की और उसके व्यक्तित्व के बारे में बता दिया, तो 100% तो पॉसिबल नहीं है। 100% वैसे भी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस मतलब पॉइंट का भी कुछ न कुछ अवशेष रह ही जाता है। तो बस यही बात है, जब बाहर से देखो, बाहरी चीज़ों का अगर अवलोकन करें तो क्या मतलब ये सही हो सकता है क्या, कितना अच्छा परिष्कृत, ये हमारी बाह्य आलोचना। और उसके बाद बाह्य आलोचना के बाद हम उसके आंतरिक, अब जैसे उसको किसी विशेष परिस्थिति में रखें, कसौटी पे रखें, और विभिन्न परिस्थितियों में उसका व्यवहार देखें, अन्य लोगों से उसके व्यवहार के बारे में जाने, तो ये सब जो होगी वो उसकी आंतरिक आलोचना है। एग्जैक्टली शोध में भी यही होता है। शोध में भी बाह्य आलोचना के उपरांत हम आंतरिक आलोचना करते हैं। तो ये दोनों अलग नहीं है, एक के बाद एक प्रोसेस है। बिना दोनों आलोचना के कोई भी ऐतिहासिक शोध परिशुद्ध नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं बाह्य आलोचना की। तो इसके की पॉइंट्स को थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लीजिए। तो जो हमारा तथ्य है उसकी मौलिकता की अगर हम जांच करें, कितना मौलिक है, मतलब आप समझिए कि मौलिकता यही है, जब आप कोई थीसिस लिखते हैं तो हम प्लेगरिज्म टेस्ट करते हैं। तो प्लेगरिज्म टेस्ट करते हैं तो उसमें हमको ये होता है कि आपने हाँ इतनी सिमिलरिटी मिली, उस सिमिलरिटी को छोड़ के आपने जो भी लिखा वो आपका मौलिक कृति है, आपने लिखा, कहीं से कॉपी नहीं की। ऐसे ही शोध में स्रोतों की जो मौलिकता है उसका अध्ययन किया जाता है कि वो कितना मतलब अन्य जो हमारे घटनाक्रम है उससे कितना मौलिक है, वो स्रोत कितने सही तरीके से हमारे समस्या के बारे में विवेचना कर रहा है, ये उसकी मौलिकता है। इसकी मौलिकता देखना एक बाह्य आलोचना के अंतर्गत आता है। दूसरा, इसकी प्रामाणिकता कि विभिन्न ग्रंथों में इसको कितने कितने प्रकार। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि हम श्री अयोध्या धाम की बात करें, तो जब हम सिर्फ हिंदू धर्म से देखते हैं तो यहाँ श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि और उनसे संबंधित घटनाक्रम की बात करते हैं। लेकिन विनय पिटक
बौद्ध धर्म देख लीजिए, चाहे जैन धर्म देख लीजिए, वहाँ पे जैन 5 तीर्थकार भी की जन्मस्थली मानी गई, या गुप्त काल में उसका जो वर्णन मिला साकेत के रूप में। तो वो सारे जो अन्य अन्य विभिन्न आपके परिप्रेक्ष्य थे, उससे उसके बारे में जो हमको जानकारी मिली, तो वो उसकी प्रामाणिकता को साबित करती कि हाँ ऐसा स्थान इतिहास से अभी तक रहा है। वही चीज़ हमारी प्रामाणिकता यहाँ शोध की होती है कि जो स्रोत है वो कितना प्रामाणिक है, उसके जो लेखक है वो ज्ञात है कि नहीं है, वो लेखक का जो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब लेखक को भी इसमें कसौटी पर रखा जाता है कि उनके अन्य रचनाएं किस प्रकार से मौलिक हैं, किस प्रकार से प्रामाणिक हैं, कितनी सत्य बातें उन्होंने कही है, उनका जीवन चरित्र क्या है। तो ये मौलिकता और प्रामाणिकता स्रोतों की यहाँ पे बाह्य आलोचना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा सत्यता, मतलब सही है कि नहीं, भाषा, कौन सी भाषा यूज़ की है, लिपि कौन सी है, ये भी हमारी बाह्य आलोचना में, और लिपि कौन सी है कि से अधिक है, उसका सही ज्ञान है कि नहीं, मतलब लिपि का ज्ञान है कि नहीं। अब कुछ भी लिख दिया हमने, उसको अपने शब्दों में कुछ भी कह दिया, ऐसा तो होता नहीं। तो आपको भी पता है जितनी विभिन्न लिपियाँ हैं उसको पढ़ने का, उसको डिकोड करने का अपना एक सिस्टम होता है। तो उन सबको हम बाह्य आलोचना के अंतर्गत रखते। हस्तलिपि जो है और जो अन्य लेख है उनसे उसकी कितनी समानता है स्रोत की, मतलब उसी समकालिक कहे या अन्य कालिक कहे, जो भी उस समस्या से संबंधित आपके स्रोत है, तो जो उन स्रोतों में जो समानता, मतलब उस घटनाक्रम के बारे में एक ही जैसी विचारधारा है कि नहीं, उसका भी अध्ययन हमारा बाह्य आलोचना में किया जाता है। क्या लेखक ने स्वयं इसको देखा है, या कोई सत्य तो नहीं छिपाया है, और तत्समय उपलब्ध तकनीकी कौन कौन सी थी, ये भी हमारी बाह्य आलोचना में आता है। और जो हमने तथ्य लिया वो आंशिक रूप से उपलब्ध है या पूर्ण रूप से उपलब्ध है, इसका ज्ञान भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारी बाह्य आलोचना है। अब बाह्य आलोचना करने के बाद ऐसा नहीं कि बस बाह्य आलोचना करना है कि आंतरिक अलग करना है। अब बाह्य आलोचना करने के बाद हम उसके आंतरिक आलोचना करते हैं, उसके थोड़े ब्रॉड पॉइंट्स हैं, आपको उसको ध्यान में रखना। जैसे बात करें कि घटना के प्रति रुचि, योग्यता, क्षमता, मनस्थिति, जिस स्रोत को हम ले रहे हैं उसमें जो लेखक है या जो उसके तथ्य संग्राहक कह सकते हैं, उसके प्रति कितना रुचि है, उसकी मनस्थिति कैसी है उसमें प्रदर्शन, क्या वो निगेटिव टर्म में ही जा रहा है या पॉजिटिव में ही जा रहा है या समालोचना कर रहा है। एक अच्छा स्रोत वही होता है जिसमें अच्छी विवेचना और समालोचना हो, गुण और अवगुण दोनों का वहाँ पे समावेश होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी जो स्रोत को संग्रहित करने वाले की योग्यता, क्षमता, मनस्थिति, तत्कालिक लेखक का चरित्र, उसके हस्ताक्षर का रंग रूप की वास्तव में प्रमाणिक है कि कोई भी उनके नाम से लिख दिया। व्यक्तित्व, कोई दबाव तो नहीं था, कोई द्वेष तो नहीं था, कोई भय तो नहीं था, कोई लालच तो नहीं था, कोई उनके प्रति झुकाव या स्नेह तो नहीं था, निहितार्थ तो नहीं था। ऐसी चीज़ें जो है हमारी आंतरिक आलोचना के अंतर्गत आती हैं। बाह्य आलोचना के उपरांत उसकी मौलिकता, विश्वसनीयता, वैधता, इसका भी हम वहाँ पे अध्ययन करते हैं। वैधता से तात्पर्य है कि हम जिन स्रोतों, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या हम उसी उद्देश्य पे कार्य करें। ऐसा नहीं तो भटक जा रहे, हम करने कुछ चले और हम करने कुछ लगे। जैसे आपको दरवाज़ा खोलना है, कोई खटखटा रहा है, तब से आप आए, तो फिर आपको ध्यान आए नहीं मुझे 9 बजे के अंदर खाना बनाना है, आप उसको नहीं खोल के आप चले गए खाना बनाने। फिर आपको याद आया, अरे नहीं मुझे दरवाज़ा खोलना है, कोई आवाज़ कर रहा है, फिर आप गए वहाँ दरवाज़ा खोल रहे हैं। फिर आप मतलब किस लिए खोल रहे हैं, आप उसको अंदर आने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, आप दरवाज़ा खोल के चले जा रहे हैं फिर से खाना बनाने। मीन्स आपका उद्देश्य क्या था, आप चले कहाँ से, किस लिए चले और चले कहाँ गए। भटकना,
वास्तविकता यही है कि हम जिस रास्ते पे होते हैं हम भटकते बहुत तेज़ है। बस 2 सेकंड बस रील्स देख लो, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। 5 मिनट एक झपकी ले लो, फिर उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, आज छोड़ दो, कल करेंगे। तो ये जो आपके उद्देश्य हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, चीज़ों को और जटिल बना देते हैं। तो वैधता तो वैसे ये कही जाती है कि आप उस उद्देश्य पे कार्य करके दूसरे पर न जाएं, पर एक वैधता ये भी है कि कितने डेडिकेटेड होके आप उस पर कार्य करते हैं, कि सिर्फ उसी के लिए या आप इधर उधर भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी। इसके अलावा लिपि, अन्य लेखों से समानता, इसमें भी मतलब एक तो मुख्य रूप से देखते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ है कि कुछ उसमें इंटरनल जो हम तथ्य जिस पे रिसर्च का पॉइंट बन रहा है वो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, हमने उसको पूर्वाग्रह से हमने ले लिया। तो ऐसा नहीं होना है। तो जो स्थान है मतलब कैसी शोध का जो परिवेश है वो कैसा है, और भाषा जो है उसका सही अर्थ हमने निकाला कि नहीं। जैसे कि अक्सर विवाद होता है कि श्री रामचरितमानस के एक आप चौपाई है, आपको पता है, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें लिखा हुआ है कि ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। कुछ लोग कहते हैं मतलब कि ये पीटने के अधिकारी हैं। तो आपको भी पता है कि ढोल पीटने से नहीं बजता है। एक सही मैनर में जब तक उसमें संघर्ष नहीं होता तब तक वो सही नहीं होता। तो उसका क्या अर्थ है, अर्थ का अनर्थ तो नहीं है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ये चीज़ हमको जानना है। तो हमको बाह्य के साथ आंतरिक आलोचना करना बहुत आवश्यक है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जो ऐतिहासिक शोध के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जानते हैं हम सभी, बस थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन हमको डेविएट कर देते हैं। अगर बड़े जो पेपर हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लीजिए या नेट के एग्ज़ाम के पेपर, तो जब बड़ा बड़ा लंबा लंबा लाइन लिखता है और इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको पढ़ने में एक तो टाइम जा रहा है, फिर आप उसमें जो की पॉइंट हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, बस यही बात होती है। उसको हम ध्यान से अगर एक चीज़ को क्लियर कर लें तो हमको वो चीज़ गलत हो ही नहीं सकती। जो चीज़ हमको क्लियर है वो कोई भी आके कहे हम उसको मानेंगे नहीं। हम ये जानते हैं, हम ये करेंगे। दिमाग आपका कह रहा है नहीं नहीं घबराहट हो रही है, अरे चलो ठीक है ये कि यही लगा दो ना, मैंने ये पढ़ा है, मैं इसको गलत नहीं करूँगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि जो जब हम अध्ययन करते हैं तो त्रुटिपूर्ण उसके जो मतलब स्रोत हैं उसका रख रखाव होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीमा है कि हमको सही रूप से वो चीज़ नहीं मिल पाए, अगर आधे फट गए हैं, आधा बचा है अवशेष रूप में, तो हम सही सही उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये एक सीमा है ऐतिहासिक शोध की। शोधों का सही रख रखाव करना चाहिए। अगर त्रुटिपूर्ण रख रखाव है तो बिल्कुल बहुत ही समस्या हो जाती है। सीमांत उपयोग मतलब जितनी आवश्यकता है हमको उस तथ्य का उतना ही उपयोग करना है, न ज़्यादा न कम, क्योंकि हमको उस उद्देश्य को पूरा करना है जो हमारी समस्या है, ना कि उससे निहित कई चीज़ समस्याओं का हम लगे समाधान करने। तो इससे क्या होता है, डेविएशन होता है। मैंने क्या कहा, डेविएट नहीं होना है, एकदम लक्ष्य पे केंद्रित रहना है, तभी हम सही तरह से उसका सलूशन कर सकते हैं। अब वस्तुनिष्ठता भी इसका एक महत्वपूर्ण सीमा है। मैंने बताया कि उद्देश्य इसके जो है वस्तुनिष्ठता अगर नहीं होगी, उद्देश्य वही नहीं रहा, ज़रा सा डेविएट हुआ, तो सही आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। बिखरे तत्व होते हैं, जगह जगह से समेटना, ये भी इसकी बहुत बड़ी सीमा है। परिवर्तन की प्रकृति होनी चाहिए और लचीलापन जो इसका है ये बहुत मतलब रिजल्ट है। ये जो बोलेंगे इसके स्रोत आपको मानना पड़ेगा, आप इसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। तो जो परिवर्तन की प्रकृति है वो हम स्रोतों पर आधारित कर सकते हैं, ना कि खुद से। तो ये इसकी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं।